सेकेंड लेक्चर है। पहले लेक्चर में हम लोगों ने मेन थ्योरी कवर करी थी और मेन थ्योरी कवर करने में मैंने गलती कर दी थी जो मुझे कमेंट्स में 2 लोगों ने बताया। मैंने न्यूटन की वैल्यू गलती से kg/m³ बता दी थी विच इज़ द वैल्यू ऑफ डेंसिटी। सॉरी, जल्दी में था इसलिए मुझसे गलती हुई। तो अब देखो न्यूटन की वैल्यू जानो क्या होती है, kg/m², ठीक है। अब इस चीज़ को तुम ध्यान रखना। तो आओ अब हम लोग सेकंड लेक्चर शुरू करते हैं। हाँ, अगर तुम लोग नए हो सेकंड लेक्चर के तो पहले फर्स्ट लेक्चर देखो जाओ। तो अब देखो सेकंड लेक्चर की शुरुआत में करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटम। इसका तुम लोगों को याद होगा, मैंने ब्रीफ डिस्क्रिप्शन लिखा था। तो अब उसमें मैंने तुम लोगों को सीधा सीधा ये बता दी थी कि एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो अब अगर यहाँ पे करना है तो एक्चुअली में होता है जब बॉडी इक्विलिब्रियम यानी कि इन इक्विलिब्रियम जब बॉडी इक्विलिब्रियम में सम ऑफ द एंटी क्लॉकवाइज movement is equal to sum of clockwise movement। ये फॉर्मूला काफी इम्पोर्टेंट है। तो अब देखो ये फॉर्मूले से हम लोग को ये पता चलता है कि अगर मान लो कोई बार है ऐसे, ये इसका ऐसे फलक्रम है, तो ये यहाँ पे ऐसे एकदम बैलेंस्ड है, ये ना इधर जा रही है ना इधर जा रही है। तो अगर एक फोर्स मैंने यहाँ लगाया और सेम फोर्स मैंने यहाँ लगाया तो सॉरी, अगर एक फोर्स मैंने यहाँ लगाया और सेम डायरेक्शन में मैंने एक और फोर्स लगाया सेम क्वांटिटी का, तो जो ये फोर्स होगा यानी कि ये वाला जो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा ये इस क्लॉकवाइज मूवमेंट के बराबर होगा। तो अगर ये मान लो 0, 50, 100 सेंटीमीटर वाली स्केल है, तो अगर यहाँ से 0 से 50 में अब हम यहाँ पे F/d लगाएंगे, तो अब 0 से 50 है, यहाँ पे मान लो 20 न्यूटन का फोर्स है, यहाँ मान लो 20 न्यूटन का फोर्स है। तो यहाँ से यहाँ तक 50 है, d हमारा d कह लो कि x कह लो, तो 20 इंटू d1 इक्वल टू 20 इंटू, मतलब यहाँ पे इसको चलो F2 मान लो, इसको F1 मान लो, यहाँ पे 20 की जगह F1 लिख दो, F1 और यहाँ 20 की जगह F2 डाल दो इंटू d2। तो अब इधर देखो, तो अब देखो F1 इंटू d1 तो 20 इंटू 50 इक्वल टू 20 इंटू 50। ये बात तो ऐसे ही समझ में आ गई कि यहाँ से 0 टू 50 50 है, 50 टू 150 है। तो मतलब ये सब आपस में कैंसिल हो गया। मतलब देखो बात ये है कि सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट। समझ में आई इतनी बात? चलो अभी हम मुझको बस इतना समझाना था इसके बारे में। अब हम लोग बढ़ेंगे अपने मेन पार्ट में। मैंने देखो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटम तुम लोगों को इसलिए बताया था क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटम नहीं समझोगे तो इसका कोई न्यूमेरिकल नहीं कर पाओगे। अगर प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स नहीं समझोगे तो चलो अब न्यूमेरिकल्स पे चलते हैं हम लोग। तो अब देखो न्यूमेरिकल्स में मैं पहले तुम लोगों का एग्जांपल्स कवर कराऊंगा और कई लोग ऐसे होंगे जिनके पास कंसाइज नहीं है तो उनके लिए मैं क्वेश्चंस डिक्टेट कर दूंगा। तो अब हम लोग का एग्जांपल का जो मैंने पहला क्वेश्चन उठाया है वो 5th वाला क्वेश्चन उठाया है। तो वो है इन द गिवन फिगर अ रोलर ऑफ डायमीटर 0.4 मीटर इज रेज्ड ऑन द पेवमेंट XY by forces F1 and F2 each of magnitude 10 Newton. Compare the torques produced by the two forces। यानी कि हम लोग को F1 into D1
अपॉन F2 इंटू D2 करना है इसमें। तो अब देखो जिन लोगों के पास बुक नहीं है उन लोगों के लिए मैं एक रफ सा फिगर बना देता हूँ उधर ऐसे, ये यहाँ पे जुड़ी हुई है, मैंने पूरा सही से इधर चलो जोड़ दिए और इसको इधर रखना है। इसको ऐसा निकालो, x आगे ले गए y, इधर F1 फोर्स एक्ट कर रहा है, इधर F2 एक्ट कर रहा है, फोर्सेस आर ऑफ 10 न्यूटन। तो चलो अब इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो जो हम लोग को दिया गया है वो है 0.4 मीटर की इसकी डायमीटर, यानी कि ये एरिया। अभी हम लोगों को मेनली निकालना है x के ही अलोंग हम लोग निकालेंगे इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन पे है। तो इसके अलोंग हम लोग डिस्टेंस निकालेंगे, तो जो d1 आएगा वो हम लोग की आएगी डायमीटर इसकी F1 के साथ। तो सबसे पहले ये कर देते हैं, देखो F1 इक्वल टू F2 इक्वल्स 10 न्यूटन, इतना गिवन है हम लोगों को। अब जो दूसरी चीज हम लोग को गिवन है वो है इसके डायमीटर, यानी कि D1 इक्वल टू 0.4 मीटर। और अब हम लोग को चाहिए D2। अब देखो D2 यानी कि F2 के साथ जो परपेंडिकुलर हो, विच मीन्स दिस लाइन। तो इसके लिए हम लोग को अगर D2 निकालना तो हम लोग का इसका रेडियस चाहिए होगा। तो अब D2 निकालना तो D2 इक्वल्स टू 1/2 इंटू 0.4 which would be equal to 0.2 which is equal to 0.2 मीटर। सो अब हम लोग को निकालना है यहाँ पे टॉर्क, हम लोग को कंपेयर करना है। तो हम लोग देखो सिंपली करेंगे F1 इंटू D1 अपॉन F2 इंटू D2 विच वुड बी इक्वल टू F1 की वैल्यू 10 न्यूटन इंटू D1 विच है 0.4 मीटर अपॉन F2 विच इज ऑल्सो 10 न्यूटन, फोर्सेस हम लोग को इक्वल बताए हैं, एंड D2 विच इज 0.2 मीटर। तो अब ये 0.2 से 0.4 कैंसिल हो गया, 2 बचेगा, 10 से 10 कैंसिल हो गया। तो हम लोग का ये जो आया है रेशियो वो आएगा 2:1, क्योंकि यहाँ पे आया है 2/1। चलो ज़्यादा सिंपल था ये वाला क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो चलो मैं पहले ये रब कर दूँ। तो अब हम लोग जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं वो हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन 7। द फॉलोइंग डायग्राम, रुको मैं पहले डायग्राम बना दूं। तो डायग्राम हमारा है ये यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे वाई है, ये एक्स है, F2 यहाँ पे है विच इज इक्वल टू 5 न्यूटन, F1 यहाँ पे which is equal to 5 न्यूटन, and the distance between these two is 2 मीटर। तो ये हमारा डायग्राम। अब मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। The following diagram shows two parallel and opposite forces, मतलब ये दोनों forces हैं F1 and F2, each of magnitude 5 न्यूटन, with their line of action separated by a distance of 2 मीटर, मतलब ये दोनों का डिस्टेंस है बीच का 2 मीटर। अब पॉइंट x is pivoted midway, ये पॉइंट मिडवे पे pivoted है हमारा, separated while a point y is pivoted on F2। तो अभी देखो x इस पे pivoted है between F1 and F2 while a point y is pivoted on F2। तो अब जो इसमें हम लोगों को पहली चीज कैलकुलेट करनी है वो है पार्ट ए का टोटल मोमेंटम
अबाउट द पॉइंट्स फर्स्ट एक्स सेकेंड वाई। और जो हम लोगों को दूसरी चीज बतानी है वो है इफेक्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय फर्स्ट एक्स सेकेंड प्रोड्यूस्ड एट फर्स्ट एक्स एंड सेकेंड वाई। तो अब चलो इसका देखो, इसमें हम लोगों को जो सबसे पहले चीजें गिवन है वो क्या है, F1 F2 बराबर है, दोनों 5 मीटर है, इन दोनों फोर्सेस के बीच का डिस्टेंस 2 मीटर है परपेंडिकुलर। तो अब हम लोगों को जो सबसे पहले चीज निकालनी है वो है टोटल मोमेंटम ऑफ द टू फोर्सेस अबाउट द पॉइंट x। तो अब इस वाले को करना है, तो देखो जब हम लोग को x के अराउंड निकालना है तो सबसे पहले देखो जब x के अराउंड निकालना है तो इसका डिस्टेंस भी बढ़ जाएगा आपस में, तो इधर हो जाएगा 1/2 सॉरी ये इधर हाफ होगा 1/2 इंटू 2 इक्वल टू 1, और इधर भी हाफ होगा 1/2 इंटू 2 इक्वल टू 1। रुको मैं तुम लोगों को करके दिखाता हूँ। तो जब F1 के अराउंड है तो हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी कि इधर हम लोग मान देते हैं D1 होगा 1/2 इंटू 2, क्योंकि हम लोगों को 2 का हाफ करना पड़ेगा, which would be equal to 1 मीटर, एंड D2 would be 1/2 into 2 which would be equal to 1। तो अब देखो इतनी बात आ गई, तो अब देखो अब मोमेंटम कैलकुलेट करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती यहाँ पे। तो अब सिंपली मोमेंटम कैलकुलेट करना है, तो पार्ट 1 x के अराउंड मोमेंटम कैलकुलेट करना है। तो x के अराउंड हम लोगों ने इसको मान लिया पहला वाला F1 इंटू D1 इक्वल टू 5 इंटू 1 which would be equal to 5 न्यूटन मीटर, एंड सेकेंड F2 इंटू D2 इक्वल टू 5 इंटू 1 which would be equal to 5 न्यूटन मीटर। अब एक बात ध्यान देना कि हम लोग को टोटल मोमेंटम निकालना है, तो इतना निकाल के छोड़ोगे तो तुम्हारा आंसर नहीं आएगा, मार्क्स कटेंगे। तो अब तुम लोग को यहाँ पे करना होगा, जो F1 इंटू D1 आया तो F1 D1 प्लस F2 D2 टोटल मोमेंट इक्वल्स, तो यहाँ पे आएगा 5 प्लस 5 which would be equal to 10 न्यूटन मीटर। अब सेकंड चीज जो हम लोगों को निकालनी है वो हम लोगों को निकालना है मोमेंटम y के अराउंड। तो अब जब y के अराउंड निकालना है, मैं इधर करता हूँ रुको, तो जब y के अराउंड निकाल रहे हैं हम लोग, रुको तो ये होगा जब इस वाले फोर्स के अराउंड निकालना है, यानी कि F2 के अराउंड जब निकालना है हम लोगों को, तो हम लोगों ने ले लिया F2 के अराउंड आएगा F2 इक्वल्स टू 5 न्यूटन, ये हम लोगों ने सबसे पहले लिख लिया। और अब जब ये पॉइंट y पे ही है तो इसमें कोई डिस्टेंस तो बचा नहीं, तो जब इसमें कोई डिस्टेंस ही नहीं बचा तो इधर हम लोगों का D1 y ले लो इसको, तो इधर हम लोगों ने ले लिया इसको 0। सो सिंपली F2 D2 y लेना इसको इंटू D2 y इक्वल टू 5 इंटू 0 विच वुड बी इक्वल टू 0 न्यूटन मीटर, 0 मीटर। और जब F1 वाले फोर्स के अराउंड लेंगे तो F1 इंटू D1, तो D1 की वैल्यू हमारी है, अब हम लोग D1 की वैल्यू में ये पूरा लेंगे क्योंकि y के ये जो y का पाइवटेड है पॉइंट, इससे इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2 मीटर की दूरी पे है। तो F1 इंटू D1 जब यहाँ पे करेंगे तो 5 इंटू 2 विच वुड बी इक्वल टू 10 न्यूटन मीटर। तो अब इधर 10 न्यूटन मीटर भी आ गया, ये 10 न्यूटन मीटर आया, और हम लोगों को टोटल मोमेंटम निकालना है, तो इसको ये ले लो, इसको x ले लो। तो जब हम लोग निकालेंगे F2 D2 y प्लस F1
d1x, तो ये आएगा F2 d2y आया हमारा 0 प्लस F1 d1 आया हमारा 10, देन इट विल बी इक्वल टू 10 न्यूटन मीटर। तो सिंपल है। अब जो हमारा सेकंड पार्ट है ये मैं तुम लोगों को ऑलरेडी ही बता देता हूँ। इन लोगों ने पूछा है x के अराउंड हमारा क्या हो। एक मिनट मुझे क्वेश्चन फिर से पढ़ लो। इन्होंने पूछा स्टेट द इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय द टू फोर्सेस अबाउट द पॉइंट्स फर्स्ट x एंड सेकंड y। तो अभी देखो x के अराउंड जो फोर्सेस हैं, ये फोर्सेस इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, तो मतलब ये ऐसे जाएगा। तो अगर इसको हम लोग ऐसे ले रहे हैं तो ये क्लॉकवाइज मूवमेंट प्रोड्यूस करेगा। सेम इसकी भी डायरेक्शन है तो ये भी क्लॉकवाइज मूवमेंट प्रोड्यूस करेगा। तो x पे भी इफेक्ट होगा क्लॉकवाइज मूवमेंट और y पे भी इफेक्ट होगा क्लॉकवाइज ही मूवमेंट आएगा इसका इफेक्ट। तो चलो अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो चलो अब हम लोग 11th एग्जांपल करते हैं इसका। तो हम लोग का 11th एग्जांपल है, below shows a uniform meter rule AB pivoted at its end A at the 0 mark and supported at the other end B by a spring balance. When a weight of 40 kgf is suspended at its 40 cm mark, this rule stays horizontal. Find reading of the spring balance when the rule is of first negligible mass, second mass 20 kg. तो चलो इसके लिए हम तो सबसे पहले इसका डायग्राम बनाते हैं। तो इसका डायग्राम होगा, पहले क्वेश्चन नंबर लिख लें। So it would be like 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। तो यहाँ पे स्प्रिंग बैलेंस से अटैच्ड है ये। 40 वाले पे हम लोग का 40 kgf का फोर्स पड़ रहा है, तो बाकी सब ऐसे हैं। तो अब हम लोग को पार्ट 1 निकालना है व्हेन द मास ऑफ द रूल इज नेग्लिजिबल, और हम लोग को सेकंड निकालना है व्हेन मास ऑफ रूल इज 20 kg। तो पहला पार्ट करते हैं इन विच मास ऑफ रूल इज नेग्लिजिबल। तो हम लोग इसको ऐसे बनाते हैं, रूल सिंपल सा। देखो इसका क्वेश्चंस बहुत इजी से हैं, तो इसमें ज़्यादा कुछ समझने को नहीं है। स्प्रिंग बैलेंस लगा दिया, यहाँ पे 40 kgf का फोर्स है। तो अभी 0 to 40 और 0 to 100, तो और 0 to 100 मैंने यहाँ पे इसलिए बोला क्योंकि हम लोग को यहाँ पे स्प्रिंग बैलेंस पे जितनी रीडिंग आएगी वो निकालनी है। तो जो स्प्रिंग बैलेंस से फोर्स लग रहा है हम लोग को वो काउंट करना होगा मेनली। पाइवट यहाँ पे तो हम लोग इधर से इधर ले रहे हैं, इधर से इधर को इक्वल रख रहे हैं क्योंकि बॉडी अभी भी इक्विलिब्रियम में है। तो देखो इसको सिंपल करेंगे, F1 which would be 40 kgf into D1, the distance between A and the 40 which would be 40 centimeter is equal to F2 which is unknown into D2 हम लोगों ने लिया है A200 which is 100 centimeter. So F1 is 40 into 40 equals to, what is F2? F2 is not given, we have to calculate it, and D2 is given which is 100. So क्या करते हैं 1600 upon 100 cross multiplication equals to F2. So F2 is equal to 16 kgf. Our first answer is this, and let's go to the second part.
So when we are here in this part, we will see that the ruler is same, the meter rule is same. मतलब ये मीटर रूल पूरी एक जैसी है, बट यहाँ पे जो डिफरेंस है वो है that we will take the mass of the meter rule as 20 kg. Sorry. So this would be like, let me draw the diagram first. So we have a force of 40 kg on the 40 centimeter mark, and since the weight of the rule is calculated at a center point which will be 50, we will take it as 20 kg force on 50 mark. So again we have to calculate the force at a spring balance, the force which is the spring balance calculates. So again 0 to 40, 40 into 40, but we have a weight of 20 kg on the 50 centimeter. मतलब हम लोग के पास अभी 50 सेंटीमीटर मार्क पे एक और 20 kg का फोर्स पड़ा है, तो हम लोग इसमें सिंपली प्लस लगा के 50 into 20 अभी इज इक्वल टू में 100 सेंटीमीटर तक है, 100 सेंटीमीटर तक है, तो इज इक्वल टू फोर्स अननोन, we will take it as F only, F is unknown, into 100 because 100 centimeter is the length. So 40 into 40 will be 1600, 20 into 50 will be 1000 upon 100, which would be equal to F. So 2600 would be upon 100 equals F. Zeros cancel and F equals to 26 kgf, and this is our answer, and this is our answer. So this was the toughest example, I think. So and we are done with this example, and now we will move on to the exercise. So now moving on to the exercise part. तो अभी एक्सरसाइज में देखो 13 तक तो कोई खास क्वेश्चन नहीं था, तो मैंने 14th क्वेश्चन उठाया जो मुझे थोड़ा बेसिक में टफ लगा। तो चलो सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इन द डायग्राम, तो डायग्राम सबसे पहले हम लोग बनाना होगा। Distance 40 centimeter from this point. We have point O and then another 20 centimeter. We have got B. So here's the diagram. This question says that a diagram shows a uniform meter rule weighing 100 gm, pivoted at its center O, two weights 150 gf and 250 gf, 150 gf and 250 gf, and from points A and B respectively of the meter rule such that OA equals to 40 cm and OB equals to 20 cm. तो इतना समझ में आया हम लोगों को कि यहाँ से यहाँ पे इतना है। अब देखो मैं जो हम लोगों को कैलकुलेट करना है वो लिखूंगा तो नहीं, लेकिन मैं बोलूँगा। तो ये हम लोगों का क्वेश्चन 4 पार्ट में बढ़ रहा है। इसमें फर्स्ट पार्ट में हम लोगों को कैलकुलेट करना है the first part we have to calculate the total anti-clockwise movement about point O. अब देखो सबसे पहले ये देखो कि इनमें से एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कौन सा प्रोड्यूस करेगा, ये प्रोड्यूस करेगा एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो चलो आप देखें, इसको सॉल्व करते हैं। जब ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट करेगा तो F, तो हम लोग इसी का मूवमेंट कैलकुलेट करेंगे। तो FA हम लोग लेंगे 150 GF एज गिवन, OA लेंगे एज गिवन, मतलब मैं OA की फॉर्म में ले रहा हूँ 40 सेंटीमीटर, और अब टोटल मोमेंटम कैलकुलेट करना होगा व्हिच शुड बी
FA into OA, which is equal to 150 into 40. Hence, let me check the answer first. Yes, my answer is right. 6000 GF सेंटीमीटर. ऐसे हम लोगों ने इसको कैलकुलेट किया. अब जो हम लोग को दूसरी चीज कैलकुलेट करनी है वो है द टोटल क्लॉकवाइज मूवमेंट अबाउट पॉइंट O. मींस दिस टाइम वी हैव टू कैलकुलेट दिस मूवमेंट. दिस थिंग इज आल्सो सिंपल. लेट्स टेक इट एज FB equals 250 GF and OB equals to 20 centimeter. So when we have to calculate the total momentum about the clockwise movement, we will take FB into OB, which would be equal to 250 into 20, which would be equal to 5000. So GF centimeter. Simple. तो हम लोगों देखो ऐसे दो पार्ट हम लोगों ने क्वेश्चन के पूरे कर लिए. अब आते हैं थर्ड पार्ट पे. तो हमारा थर्ड पार्ट क्वेश्चन कहता है द डिफरेंस ऑफ एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज मूवमेंट्स. यानी कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस. सिंपल, ये 6000 के मैन है, ये 5000 के मैन है. तो थर्ड ऐसे बनाओ, एंटी क्लॉकवाइज माइनस क्लॉकवाइज. तो ये आएगा 6000 GF माइनस 5000 GF and it would be equal to 1000 GF. Let us check the answer. And the difference is given 1000 GF centimeter. Sorry, मैं यहाँ पे GF लिख दिया. Now moving on to the fourth part, the distance from O, where a 100 GF weight should be placed to balance the meter rule. तो O से कितनी दूरी पे हम लोग एक 100 GF का वेट रखें कि ये बैलेंस हो जाए. तो उसके लिए हम लोगों को सबसे पहले ये जानना होगा कि कौन सी साइड बड़ी है. सो ऑब्वियसली 6000 वाली साइड बड़ी है. सो जब 6000 वाली साइड बड़ी है वो तो हम लोग देख सकते हैं अपना. तो we will simply take it as 6000 equals 20 into 250 which was 5000 प्लस अभी हम लोगों ने 100 GF का वेट रखा है यहाँ पे और हम लोगों को डिस्टेंस नहीं पता है. तो डिस्टेंस x मान लो 100 into x. तो 6000 minus 5000 हुआ 1000 is equal to 100x. x is equal to 1000 by 100. Hence our answer is 10 centimeter. Simple. Sorry मैंने यहाँ पे थर्ड लिख दिया, यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ पार्ट आएंगे. हो गया हमारा 14th क्वेश्चन पूरा. तो मतलब मैं वही बता रहा था तुम देखो तुम लोगों को कि ये क्वेश्चन हो गया. ऐसे ही अगर तुम फोर्स के न्यूमेरिकल्स कर रहे हो तो फोर्स के न्यूमेरिकल्स कोई बहुत टफ नहीं है. बस कभी कभार थोड़ी बहुत ट्रिक फंस जाती है तो उनको सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है. थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन देखो, हो जाएगा उसको. तो हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा. मैं देखो तुम लोगों को सीधा 14 से 17 तक कराऊंगा. 18 में मैं इसलिए नहीं करा रहा हूँ क्योंकि उसमें डायरेक्टली हिंट दे दी है. तो वो तुम लोग कर ही लोगे. अगर खुद से नहीं कर पाए तो हिंट दे उससे. सो मूविंग ऑन टू आवर 15th क्वेश्चन. हमारा 15th क्वेश्चन कहता है a uniform meter rule of weight 10 GF is pivoted at its zero mark. What moment of force depresses the rule? And second, how can it be made horizontal by applying the least force?
सो हम लोग सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं। एक यूनिफॉर्म मीटर रूल है, यानी कि और ये अपने 0 मार्क पे पाइवेटेड है, 0 पे पाइवेटेड है। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। सो रूल का वेट यहाँ पे 10 GF है। तो हम लोग जानते हैं, मैंने तुम लोगों को बताया था, जब कोई यूनिफॉर्म रूल होती है तो जब जो रूल का वेट होता है वो उसके सेंटर पे पड़ता है, ठीक है। तो सेंटर पे पड़ता है, सेंटर पे हम लोगों का पड़ रहा है यूनिफॉर्म मीटर रूल ऑफ वेट 10 GF, एक 10 GF का वेट। सो अभी 10 GF का जो वेट पड़ रहा है वो यहाँ से कितनी दूरी पे है? 50 सेंटीमीटर। यहाँ से 50 सेंटीमीटर की दूरी पे, तो सिंपली जब मोमेंट ऑफ फोर्स निकालेंगे तो F इक्वल्स 10 GF ले लो, D इक्वल टू 50 सेंटीमीटर सिंपली। तो फिर अभी मूवमेंट इसका जब वो निकालोगे तो मूवमेंट ऑफ फोर्स तो आएगा F इंटू डी विच इज इक्वल टू 10 GF इंटू 50 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू 500 GF सेंटीमीटर। तो आंसर देखते हैं, आंसर हम लोग का 500 GF सेंटीमीटर है। अभी एक बात तो हम लोगों को पता है, अब हम लोग का सेकंड क्वेश्चन कहता है हाउ कैन इट बी मेड हॉरिजॉन्टल बाय अप्लाइंग लीस्ट फोर्स। तो कम से कम फोर्स अप्लाई करने पे इसको हॉरिजॉन्टल कैसे किया जा सकता है। तो आप देखो, एक मिनट, सो अगर लीस्ट फोर्स इसने हम लोगों से कहा है तो हम लोग ऑब्वियसली 100 सेंटीमीटर मार्क पे लगाएंगे फोर्स। क्यों लगाएंगे? क्योंकि टॉर्क का रूल ही होता है कि जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतना कम फोर्स होगा। यहाँ पे मैक्सिमम डिस्टेंस 100 ही जा सकता है, तो हम लोग 100 को लेंगे। सो इसको D1 ले लो, इसको F1 ले लो। सो हम लोग अब इसको निकालने के लिए इसको अपने 500 GF के बराबर रखेंगे इस वाले के। सो F1 D1 इक्वल्स टू F2 जो फोर्स होगा हमारा D2 विच इज 100 सेंटीमीटर। तो F1 हम लोग का गिवन है 10, सीधा F1 D1 की वैल्यू लिख देते हैं विच इज 500। अभी F2 हम लोगों का है नहीं और D2 चाहिए, 100 लिख दिया यहाँ पे, इससे ये इससे कट। F2 इक्वल्स टू 5 ग्राम फोर्स। सो हम लोगों को 5 ग्राम फोर्स लगाना होगा इन द अपवर्ड डायरेक्शन एट द 100 सेंटीमीटर मार्क। तो लीस्ट फोर्स में इतना ही होगा, मतलब लीस्ट फोर्स ऑफ 5 GF इज रिक्वायर्ड एट द 100 सेंटीमीटर मार्क टू कीप द रूलर हॉरिजॉन्टल। ये क्वेश्चन भी हो गया। तो अब चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन के पहले मैं ये बता दूं, मैं तुम लोगों को यही बताया था। देखो इसमें भी एक छोटी सी ट्रिक थी। इस क्वेश्चन में हम लोगों को इसने क्या बोल दिया, इस क्वेश्चन में हम लोगों को उसने ये बोला कि लीस्ट फोर्स जनाब लगे। तो अगर लीस्ट फोर्स लगेगा तो हम लोगों को ये तो पता है कि जितना लंबा डिस्टेंस होगा उतना कम फोर्स लगेगा, जितना ज़्यादा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। तो सिंपली ऐसे हो गया वाला न्यूमेरिकल। अब हम लोगों को एक बार पता चल रही है 16th क्वेश्चन में, a uniform half meter rule can be balanced at the 29 centimeter mark when a mass of 20 gram is hung from its one end. So मैं इसका उतना डिटेल नहीं बनाऊंगा, मतलब इसका डिटेल्ड रूलर बनाएंगे हम लोग तो नहीं बन पाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन ही हम लोग को दिया ड्रॉ डायग्राम ऑफ द अरेंजमेंट। तुम लोग बनाओगे तो तुम लोग को थोड़ी सी डिटेलिंग करनी होगी उसकी, मैं पूरी डिटेलिंग नहीं करूँगा। मैं देखो बस सीधा सीधा ले रहा हूँ। 29 सेंटीमीटर पे मार्क है
this is 25 centimeter, this is 29 centimeter, and this one is a half meter, तो ये 50 तक ही जाएगी। तो इसकी सब डिटेल्स हम लोगों की गिवन है। अब और when a mass of 20 ग्राम is hung from its one end, तो वन एंड बोला है, तो हम लोग ये बोलेंगे कि ये 50 मास से ही ये 20 ग्राम का मास हंग है। तो अब हम लोग को निकालना है फाइंड द मास ऑफ द हाफ मीटर रूल। अगर हम लोग को हाफ मीटर रूल का मास चाहिए तो हम लोग को 25 पे जितना फोर्स लग रहा है हम लोग को सिंपली वो निकालना है, क्योंकि यूनिफॉर्म मीटर रूल तो मिड पॉइंट पे उसका वो आएगा फोर्स टोटल। सो अभी हम लोग इसको F1 मान लेते हैं जो 25 पे फोर्स लगेगा, और हम लोग सिर्फ इतनी रूल को इस समय कंसिडर करेंगे, इधर की नहीं लेंगे। सो F1 हम लोगों को पता नहीं है, इज अननोन। F2 इज इक्वल टू 20 ग्राम, F2 इज इक्वल टू 20 ग्राम एंड D1 इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। D1 इक्वल टू 4 सेंटीमीटर ऐसे देखो, क्योंकि 29 पे बैलेंस है, 25 का उसका वेट पड़ेगा, तो डिस्टेंस आ गया इधर से। एक्चुअली में ये समझो कंसीडर हम लोगों ने पूरी रूल करी है, बट इसके यहाँ पे आगे जाके हम लोगों को कुछ मिलेगा नहीं, तो हम लोग यहाँ तक ये मैंने सिर्फ डायग्राम ड्रॉ किया है। एंड D2 इक्वल्स टू 50 minus 29 which would be equal to 21 सेंटीमीटर। सो अब देखो सारी चीजें हम लोग पास हैं, अब कैलकुलेट करना सिंपल है। तो हम लोगों को तो बोला गया कि मास ऑफ मीटर रूल निकालना है, तो सिंपली लिख दो F1 D1 इक्वल्स टू F2 D2 एंड F1 D1 है, सो F1 into 4 equals to F2 D2 20 into 21. So simply F1 equals to 20 into 21 upon 4. 4 से 20 कट गया, 5 सा, and F1 equals to 5 into 21 105. अरे सॉरी मैंने GS सेंटीमीटर जैसे मास का। तो अब हम लोग का इसमें अगला क्वेश्चन है, इन विच डायरेक्शन द बैलेंसिंग पॉइंट शिफ्ट इफ 20 ग्राम मास इज शिफ्टेड इनसाइड फ्रॉम इट्स वन एंड। सो इसमें कुछ बताने लायक नहीं, ये ऑब्वियस है कि मार्क की वो उसका जो बैलेंसिंग पॉइंट है वो 25 सेंटीमीटर मार्क की तरफ बढ़ जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन वैसे कई लोगों को टफ लगता है, क्योंकि इसमें 29 पे बैलेंस कर दिया, 25 पे हाफ मीटर रूल का वेट आ रहा है वगैरह वगैरह, तो इस वजह से ये क्वेश्चन कई लोगों को टफ लगा। आई मीन मेरे कलीग्स थे का मतलब मेरे क्लासमेट्स थे, उनको टफ लगा था ये। तो चलो हम लोगों को तो टफ नहीं लगा, हम लोगों ने इसको ऐसे ही कर दिया क्वेश्चन को। तो आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, 17th क्वेश्चन। तो हमारा 17th क्वेश्चन कह रहा है a uniform meter rule of mass 100 gram is balanced on a fulcrum at 40 centimeter by suspending an unknown mass m at the mark 20 centimeter। तो देखो इसके लिए हम लोग सिंपली एक बाहर सा बना दो, एक मार्क ऑफ 100 ग्राम। तो पहले 10 20 मार्क करो ना, पूरा 10 20 30 40 50 60 70 80 90 and 100। और अभी रूल ऑफ मास 100 ग्राम, तो जब रूल का मास है 100 ग्राम तो वो 50 सेंटीमीटर पे 100 ग्राम का ऐसे फोर्स डालेगा, क्योंकि मैंने बताया था सेंटर पॉइंट पे डालता है। इस बैलेंस ऑन अ फल्क्रम एट 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर पे एक फल्क्रम लगा हुआ है,
इस पे बैलेंस्ड है, और जब हम लोग एक मास m सस्पेंड करते हैं 20 सेंटीमीटर से। तो चलो आप इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो F1 मैंने सॉल्व कर रहा हूँ, उसका क्वेश्चन पढ़ाई फाइंड द वैल्यू ऑफ m। तो देखो कंसिडर F1 इक्वल्स टू m, F2 इक्वल्स टू 100 ग्राम, D1 देखो हम लोगों को चाहिए। तो जब ये 20 सेंटीमीटर मार्क पे फलक्रम 40 सेंटीमीटर पे, तो D1 आएगा 20 सेंटीमीटर एंड D2 ये 40 सेंटीमीटर पे, यहाँ पे 50 सेंटीमीटर का फोर्स है तो आएगा 10 सेंटीमीटर। सिंपली F1 D1 इक्वल्स टू F2 D2, क्योंकि यहाँ पे इक्विलिब्रियम में एंटी क्लॉकवाइज इक्वल क्लॉकवाइज। तो F1 हमारा गिवन है M1, तो M1 इंटू D1 हमारा है 20 सेंटीमीटर, विच वुड बी इक्वल टू F2 100 इंटू D2 हमारा है 10। तो अब आगे का कैलकुलेशन इधर ही कर देते हैं हम लोग। सो M1 इक्वल्स टू 100 इंटू 10 अपॉन 20 टू द M1 मैं पता नहीं लिख रहा हूँ, तो M लिखो, M इक्वल टू 50 ग्राम, सिंपल। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। तो अब देखते हैं हमारा सेकेंड पार्ट क्या जाता है। To which side the rule will tilt if the mass m is moved to mark 10 centimeter। अब हम लोगों को मास m पता है, लेकिन ये मास m यहाँ से हटके यहाँ शिफ्ट हो गया, तो अब क्या होगा। तो देखो हम लोग को m पता है, हम लोग को ये भी पता है, हम लोग को ये निकालना है कि इन दोनों में से किसका मोमेंट ऑफ फोर्स ज़्यादा है। चलो सिंपली निकालते हैं सेकेंड। तो अब देखो मैं इसको ज़्यादा नहीं करूँगा, तो इसको D3 मान लेते हैं हम लोग इस डिफरेंस को। तो M1 D3 इक्वल्स टू F2 इक्वल्स टू नहीं लगाएंगे, लेस देन या ग्रेटर देन, वो तुम्हारे ऊपर है, कोई भी इसको गलत नहीं करेगा, कुछ भी तुम करोगे, बस तुमको वो बताना है कि कौन किस साइड वो टिल्ट करेगा। तो M1 D3 M1 ना, तो M D3, तो M की वैल्यू हमारी आएगी 50, सो 50 इंटू D3 इज 30 लेस देन ग्रेटर देन F2 100 and D2 is 10। so इधर आ गया 1500, इधर आ गया 1000। so हमारे मास m की साइड में रूल टिल्ट करेगी, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट प्रोड्यूस करेगी। सेकेंड पार्ट भी सॉल्व हो गया। थर्ड आया है व्हाट इज द रिजल्टेंट मूवमेंट नाउ। रिजल्टेंट मूवमेंट निकालना तो सीधा एंटी क्लॉकवाइज माइनस क्लॉकवाइज कर दो यहाँ पे। तो 1500 माइनस 1000 which would be equal to 500 ग्राम फोर्स एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा ये, क्योंकि m की साइड है, मैंने पहले बताया। ये देखो ये इस साइड पे इसका वेट पड़ रहा है, तो ये ऑब्वियसली ऐसे ही मूवमेंट करेगा। अब आप फोर्थ पार्ट देखें। How can it be balanced by another mass of 50 ग्राम। So we have another mass of 50 ग्राम। पहले इसको रख करते हैं। So we have another mass of 50 ग्राम, और हम लोगों को इसे बैलेंस करना है। सो फोर्थ है, हम लोग पास एक 50 ग्राम का मास है, तो हम लोगों से कहाँ रखना है ये हम लोगों को नहीं पता। सो लेट्स कंसीडर इट एज F3 इक्वल्स टू, लेट मी चेक द क्वेश्चन, F3 इक्वल्स टू 50 ग्राम, है ना। तो हम लोगों को इसके साथ का D3 नहीं पता, D3 इज अननोन, सॉरी D3 तो मैं यहाँ पे एक बार ले चुका हूँ, तो इसको सिर्फ D मान लो, D इज अननोन। एंड यहाँ पे हम लोग का ये 1500 गिवन है,
है ना, मैंने यहाँ पे सिर्फ इतना लिखा है जो हम लोग की नई सिचुएशन में। तो अगर यहाँ पे तुमने ये देखा था कि ये बड़ा है, तो इसको हम लोग बस ऐसे ही लिखेंगे md3 इक्वल्स टू f2 d2, क्योंकि देखो ये इस साइड टिल्ट हो रहा है तो हम लोग को इधर इस साइड वेट बढ़ाना होगा, तो इसीलिए हमने प्लस कर दिया इसको f3d। सो md3 की वैल्यू हमारी 1500 है, इज इक्वल टू f2d2 हमारा है 1000 प्लस f3d हमारा है 50d। सो 1500 माइनस 1000 अपॉन 50 इक्वल्स टू d। So d would be 500 upon 50, d would be 10 सेंटीमीटर। अगर 10 सेंटीमीटर आया तो मतलब 50 सेंटीमीटर मार्क पे रखेंगे हम लोग। और यहाँ पे हम लोगों को ये भी दिया बाय सस्पेंडिंग द मास ऑफ 50 ग्राम एट द 50 सेंटीमीटर मार्क। सिंपल, क्योंकि जब यहाँ से जब हम लोग को देखो ये ध्यान रखना कि जब भी जो हम लोग का 10 सेंटीमीटर आता है या 12 सेंटीमीटर आ गया, मान लो कुछ भी आ गया, तो अगर इस साइड का है तो इस साइड में फल्क्रम से माइनस करोगे फल्क्रम के पॉइंट से, और अगर इस साइड का है तो वैसे ही मतलब फल्क्रम के पॉइंट पे प्लस करोगे। जैसा है मतलब अगर ये पॉइंट ऐसे इधर है तो मैंने 40 प्लस 10 किया, तब ये पता चला मुझे कि 50 पे ही हम लोग को जब हम लोग 50 ग्राम का फोर्स और लगाएंगे तभी ये मतलब बैलेंस होगी, वरना नहीं होगी। मतलब टोटल 150 ग्राम का फोर्स लगाना पड़ेगा यहाँ पे। तो देखो हम लोग एक्सरसाइज भी यहाँ पे खत्म हो गई। अब ये लेक्चर ऐसे काफी लंबा हो चुका है, मैं 18 क्वेश्चन ऐसे नहीं कराऊंगा क्योंकि इसका हिंट विंट यहाँ पे सब दी हुई है, तो इससे तुम लोगों को बहुत इजीली ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो अब मैं तुम लोगों को बताता हूँ कि देखो मैं तुम लोगों को यहाँ पे थ्योरी पार्ट भी कवर करा देता, बट ये लेक्चर ऑलरेडी काफी लंबा हो चुका है, सो इसको और लंबा तो नहीं करेंगे हम लोग। नेक्स्ट लेक्चर में एक लेक्चर और बनाएंगे फोर्स का, वो ज्यादा बड़ा नहीं होगा, तो उसमें हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटीमीटर, सेंट्रीफ्यूगल, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ये सब पढ़ेंगे, यानी कि थोड़ा सा थ्योरी का ही पार्ट। तो आज का लेक्चर जो हम लोग यहीं चलो खत्म करते हैं, फिर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, और चलो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय।